गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं CIS कंपटीशन सेंटर से प्रियंका पांडे आपको कंटिन्यू हिंदी पढ़ा रही हूँ और हमारे वीडियो आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। और मैं अपने चैप्टर टॉपिक जो भी मैं पढ़ा रही थी समास, उसको मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ। आगे का हमारा टॉपिक है, हमारे समास का अगला भाग है द्वंद्व समास, जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, चलिए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है? पहले तो आप ये जानिए कि जब शुद्ध शब्द की बात की जाती है तो द्वंद्व समास, द्वंद्व लिखा कैसे जाता है? जनरल वे में लोग द्वंद्व ऐसे लिख देते हैं। अगर शुद्ध शब्द की बात करें हम तो द्वंद्व ये राइट नहीं होगा, आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा शुद्ध शब्द में द्वंद्व पर दोनों द पे आधा व होता है। ये शुद्ध शब्द अक्सर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इस बात को। द्वंद्व समास में मैंने आपको बताया है कि शुद्ध शब्द की बात अगर आ जाएगी तो द्वंद्व ये राइट नहीं होगा, ये राइट होगा, हमेशा याद रखिएगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में आया है, शुद्ध शब्द जब आपको चुनने के लिए दिया जाता है उस समय। चलिए आगे देखते हैं, द्वंद्व समास होता क्या है। मैंने बताया था अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है और द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है। अब हमको इसमें देखना है कि कौन सा पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व समास में हमेशा दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद। मीनिंग मेरा यही है कि पूर्व पद तथा उत्तर पद। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में आपसे क्वेश्चन बनेगा कि दोनों पद किस समास में प्रधान होते हैं। तो दोनों पद द्वंद्व समास में प्रधान होते हैं। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि दोनों पद किस समास में प्रधान होते हैं। तो दोनों पद द्वंद्व समास में प्रधान होते हैं, जिसे हम पहला आपको बता दिए हैं कि दोनों पद कौन कौन से हैं। एक पूर्व पद है और एक उत्तर पद है। ठीक है, या जिसको उत्तर पद को हम पर पद भी कहते हैं। याद रखिएगा इस बातों को, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बार बार आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें विग्रह करने पर और या अथवा तथा शब्दों का लोप होता है। विग्रह करने पर और जब इस समास का हम विग्रह करते हैं तो और या अथवा तथा शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों का इसमें लोप होता है द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में अगला पॉइंट है, सामान्यतः योजक चिन्ह लगा होता है। द्वंद्व समास में सामान्यतः योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह मतलब ये योजक चिन्ह लगा होता है। याद रखिएगा इस बात को। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। और विग्रह करने पर और या अथवा तथा शब्दों का लोप होता है, ये भी बात याद रखिएगा। और योजक चिन्ह लगे होते हैं, सामान्यतः योजक चिन्ह लगे होते हैं। मेन पॉइंट यहाँ बात ये आती है कि द्वंद्व का मतलब क्या होता है। आपको नाम से ही लगेगा, द्वंद्व मतलब विरोध। दोनों शब्दों में विरोधी भाव होना चाहिए। मतलब अगर मैं एज ए एग्जाम्पल यहाँ लिख दूँ कि गांव गांव, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, प्लीज़ आप रिमेंबर करिए कि मैंने क्या बताया था। याद रखिए इस बात को, मैंने कहा था गांव गांव। क्या ये दोनों विरोधी भाव के शब्द हैं? नहीं है, क्योंकि अगर नहीं है, दोनों ही गांव गांव हैं, तो क्या यहाँ द्वंद्व समास होगा? योजक चिन्ह तो लगा हुआ है, क्या यहाँ द्वंद्व समास होगा? यहाँ द्वंद्व समास नहीं होगा, योजक चिन्ह लगे होने के बावजूद। तो ये याद मत रखिएगा परमानेंट कि योजक चिन्ह लगा रहे तो वहाँ द्वंद्व ही समास होगा। मैंने कहा है सामान्यतः योजक चिन्ह लगा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमानेंट योजक चिन्ह लगा ही रहे। आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में योजक चिन्ह नहीं भी लगा रहता है। ठीक है, तो गांव गांव में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। याद करिए,
मैंने आपको बताया था कि एक समान शब्द होते हैं, अगर समान शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। तो यहाँ मैंने आपको इसे बताया है। अब हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और या अथवा तथा शब्दों का विग्रह करने पर लोप होता है। योजक चिन्ह सामान्यतः लगे होते हैं, सामान्यतः योजक चिन्ह लगे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये परमानेंट लगे होते हैं, सामान्यतः योजक चिन्ह लगे होते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं कैसे शब्द बनते हैं। इसमें शब्दों में क्या बनावट होती है। जैसे मैं कहूँ, मैंने आपसे अभी बताया कि द्वंद्व मतलब विरोधी भाव, मतलब शब्द हमेशा अलग अलग रहेंगे। अगर मैं यहाँ भाई लिखूंगी तो योजक चिन्ह लगा के यहाँ बहन लिखूंगी, भले अगर विरोधी भाव ना भी हो तो शब्द एक नहीं होंगे, शब्द हमेशा अलग अलग होंगे और योजक चिन्ह लगा हुआ है तो वहाँ पर द्वंद्व समास है। और अगर योजक चिन्ह नहीं लगा है तो उसको मैं अभी आगे आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो भाई बहन यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ। क्लियर? दोनों पद प्रधान होते हैं और या अथवा तथा विग्रह करने पर शब्दों का लोप होता है। योजक चिन्ह सामान्यतः लगा होता है और दोनों शब्द अलग अलग होते हैं। याद रखिएगा, योजक चिन्ह के द्वारा दोनों शब्द हमेशा अलग अलग हो, वहीं पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, आगे मिलते हैं। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, हमारे इस चैनल को प्लीज़ कमेंट करिए और आगे मैं बताती हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एज ए एग्जाम्पल जरा समझिए मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि द्वंद्व समास क्या होता है। तो द्वंद्व समास में जैसे मैं कहूँ राम और योजक चिन्ह लगा के कहूँ लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, यहाँ हम इसको तोड़ेंगे तो राम और लक्ष्मण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राम और लक्ष्मण बाजार जा रहे थे, बाजार जा रहे थे। अगर मैं दोनों शब्द क्यों, दोनों पद क्यों प्रधान होते हैं भाई द्वंद्व समास में? ये क्वेश्चन पूछना चाहिए आप लोगों को कमेंट करके कि द्वंद्व समास में दोनों पद क्यों प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद इसलिए प्रधान होते हैं कि दोनों का अपना अलग अलग महत्व होता है, इसलिए किसी एक के द्वारा दूसरे का महत्व कंप्लीट नहीं किया जा सकता। दोनों वहां पर रहेंगे तभी उसका महत्व होगा वाक्य का। अगर राम और लक्ष्मण को मैंने लिया है और मैं कह दूं राम और लक्ष्मण बाजार जा रहे थे, तो क्या अगर मैं कहूं कि क्रिया से किसका संबंध है? क्रिया से राम और लक्ष्मण दोनों का संबंध है कि नहीं? क्रिया से, ये क्रिया है हमारी जा रहे थे, तो किससे संबंध है इसका? राम और लक्ष्मण दोनों से संबंध है। कहने का मतलब मेरा बस इतना है कि अगर मैं कहूं कि राम जा रहे थे तो क्या लक्ष्मण का भी भाव आएगा? कतई नहीं आएगा। याद रखिएगा इस बात को, जब तक मैं लक्ष्मण का नाम नहीं लूंगी तो दोनों का भाव नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा है यहाँ पर ये पूर्व पद है और लक्ष्मण क्या है? उत्तर पद या पर पद है। तो दोनों का यहाँ पर प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, तभी यहाँ पर दोनों पद प्रधान होंगे। और दोनों पद किस समास में प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। याद रखिएगा इस बात को, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि द्वंद्व समास में दोनों पद किस समास में प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में। ठीक है, राम और लक्ष्मण जा रहे थे, तो राम केवल क्रिया के साथ संबंध नहीं है, लक्ष्मण का भी क्रिया से संबंध है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि दोनों पद द्वंद्व समास में क्यों प्रधान होते हैं। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने अभी लिया था भाई बहन, भाई और बहन से मैंने इसे तोड़ा था। अगर मैं द्वंद्व समास का एक एग्जाम्पल ले लूं, हार
जीत। द्वंद्व है कि नहीं दोनों में? हार और जीत मतलब दोनों अपोजिट आए कि नहीं? कभी कभी अपोजिट शब्द भी आएंगे और कभी अपोजिट शब्द नहीं आएंगे, लेकिन शब्द एक नहीं होंगे, दोनों शब्द अलग अलग होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि शब्दों में हमेशा द्वंद्व ही हो, लेकिन शब्दों में अलगाव हमेशा रहेगा। द्वंद्व समास में याद रखिएगा कि शब्दों में अलगाव हमेशा रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। द्वंद्व समास का अर्थ ही है कि द्वंद्व मतलब विरोध, अलग अलग का भाव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे हार और हार जीत, तो मैं यहाँ कहूँगी हार या जीत। मैं कह सकती हूँ हार और जीत। आप जिस प्रकार से तोड़िए, लेकिन ये आएगा किसमें? द्वंद्व समास में। याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल और नोट करिए आप। जैसे मैं कह दूँ नदी नाले, दोनों शब्द अलग अलग हैं। मैं कहूंगी नदी और नाले। समझिए, पहले समझना बहुत जरूरी है। हिंदी को जितने एंटरटेन तरीके से आप पढ़ेंगे आपको उतनी एंटरटेन लगेगी, बोरिंग तरीके से पढ़ेंगे बोरिंग लगेगी। याद रखिएगा इस बात को। हार या जीत, हार या जीत। नदी नाले, नदी और नाले शब्द में अलगाव है, भले ही देखने में एक जैसा लग रहा है कि शब्दों में अलगाव है, तो यहाँ किस समास में आएगा? ये द्वंद्व समास में आएगा। याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास का अगला पॉइंट है कि द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं। द्वंद्व समास में कितने भेद होते हैं भाई? द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कितने? क्वेश्चन पूछा जाता है द्वंद्व समास में कितने भेद होते हैं, तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। याद रखिएगा, इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास कहने का मेरा मतलब है कि द्वंद्व समास का पहला प्रकार है क्या? इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास, याद रखिए इस बात को। तीसरा है समाहार द्वंद्व समास। क्या है? समाहार द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के कौन कौन से प्रकार हुए? इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। आपको द्वंद्व समास के भेद पूछ सकता है कि कितने हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये नाम दे के पूछे, लेकिन इसके अंदर क्या है वो जरूर पूछेगा द्वंद्व समास में। इसलिए अगर आप अच्छे से जान गए हैं, मैंने जिस प्रकार से आपको बताया है कि द्वंद्व समास में क्या होता है भाई, द्वंद्व समास में यही होता है कि दोनों शब्द विरोधी भाव के होते हैं। अगर विरोधी भाव के ना भी हुए तो दोनों शब्द एक नहीं होते, अलगाव होता है शब्दों में, इसलिए इसे द्वंद्व में रखा गया है। सामान्यतः योजक चिन्ह लगा होता है, लेकिन कभी कभी योजक चिन्ह नहीं लगा होता है। ऐसे शब्दों से भी मैं आपको परिचित कराऊंगी। आगे चलिए देखते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास का अगर हम विग्रह करेंगे, इतरेतर द्वंद्व समास का हम विग्रह करेंगे तो और, अथवा, तथा इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। इतरेतर द्वंद्व समास का जब हम विग्रह करेंगे, और, तथा, अथवा भी कभी कभी आता है, ठीक है, इन शब्दों से हम इसका विग्रह करेंगे। वैकल्पिक द्वंद्व समास का अगर हम विग्रह करेंगे तो या, अथवा, और अगर हम समाहार का करेंगे तो भी, और, एवं, तथा, इन्हीं शब्दों के द्वारा हम इसका विग्रह करेंगे। याद रखिएगा इस बात को। इतरेतर का मतलब क्या होता है? मैंने कहा है कि इतरेतर द्वंद्व समास के शब्दों का जब हम विग्रह करेंगे तो और, अथवा, तथा आएगा। वैकल्पिक का करेंगे तो या, अथवा आएगा। समाहार द्वंद्व समास का करेंगे तो और, एवं, तथा आएगा। याद रखिएगा इस बात को। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है। तो इतरेतर का मतलब ही है परस्पर साथ साथ।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। आगे देखिए, अब मैंने कहा है इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है। इतरेतर का अर्थ है इतरेतर का अर्थ है परस्पर साथ साथ। क्या होता है भाई? परस्पर साथ साथ। याद रखिएगा इस बात को, परस्पर साथ साथ। इतरेतर का शाब्दिक अर्थ होता है परस्पर साथ साथ। मतलब अगर हम कहें कि अगर हम क्वेश्चन करेंगे इतरेतर द्वंद्व समास विग्रह करने पे और अथवा तथा, इतरेतर का अर्थ होता है परस्पर साथ साथ, तो इसमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? मैंने आपको ये बताया है इसकी परिभाषा में कि इसमें जो शब्द होते हैं उसका विग्रह करने पे और अथवा तथा। याद रखिएगा बातों को, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस सब बातों को। मैं आपके लिए हिंदी की पूरी तरीके से तैयारी करवाने की कोशिश करूँगी, पर आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करके लाइक कर दीजिए। थैंक यू। और इतरेतर द्वंद्व समास विग्रह और अथवा तथा से इसका विग्रह होता है। इतरेतर का अर्थ होता है परस्पर साथ साथ। इसमें कैसे शब्द आते हैं? एग्जाम्पल देखिए, जैसे अभी मैंने कहा है भाई बहन, तो तोड़ेंगे आप भाई और बहन। फटाफट तोड़िए भाई, भाई और बहन। जैसे मैं कहूँ दाल रोटी, दाल रोटी, अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो दाल और रोटी। और अगला मैं अगर लेती हूँ, जैसे मैं कहूँ, अब यहीं पे मैं लेती हूँ धनुर्बाण। देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द द्वंद्व समास, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, ऐसे शब्द क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अब एग्जाम में, ना कि आपको सामान्यतः ये दे के योजक चिन्ह। योजक चिन्ह देने पे बच्चे नॉर्मली ये जान जाते हैं कि ये द्वंद्व समास में आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर शब्द एक ही जैसे हैं या एक ही शब्दों की पुनरावृत्ति है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, और योजक चिन्ह लगा हुआ है, शब्द अलग अलग है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। ये है डिफरेंस बिटवीन अव्ययी भाव एंड द्वंद्व समास। इस बात को बहुत ही क्लियर कट तरीके से अपने माइंड में बैठा लीजिए, समास का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आइए देखते हैं भाई और बहन। भाई बहन यहाँ है, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, दाल रोटी, दाल और रोटी, धनुर्बाण। यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना। मैंने आपसे कहा क्या यहाँ योजक चिन्ह लगा हुआ है? सामान्यतः योजक चिन्ह लगा रहेगा, लेकिन अगर कभी कभी शब्दों में नहीं लगा रहेगा तो आप कैसे जानेंगे? तो यहाँ पर धनुर्बाण, ऊपर ये उड़नत्वारा भी है, तो इसको हम तोड़ेंगे धनुष और बाण। याद रखिएगा इस बात को, धनुर्बाण मतलब धनुष और बाण। कहने का बस मेरा इतना ही मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि योजक चिन्ह लगा ही रहे। धनुर्बाण, धनुष और बाण, द्वंद्व समास के इस प्रकार के एग्जाम्पल इस समय बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एक और देखिए, देवासुर। ये इसका इसमें इतरेतर में नहीं है, लेकिन ऐसे शब्द हैं। जैसे ही अब आएगा आगे मैं आपको इसको बताऊंगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट करिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप और लिखना चाहें तो जैसे सीताराम, सीता और राम, सीताराम, सीता और राम, ठीक। आगे देखिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, आप भी प्लीज मेरा साथ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज, ठीक है। तो इतरेतर में मैंने आपको और क्या बताया कि मैंने कहा सीताराम, सीता और
राम। इसको तोड़िए, सीता और राम। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। जैसे राधे श्याम, राधे श्याम मीन्स राधे, राधा और श्याम। एक और मीनिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, द्वंद्व समास की एज ए ट्रिक मैं बता सकती हूँ कि द्वंद्व समास में सामान्यतः, परमानेंट नहीं, सामान्यतः स्त्रीवाचक शब्द पहले आते हैं फिर पुरुषवाचक आते हैं। सामान्यतः मैंने कहा है, 100% नहीं बोला। ट्रिक हमेशा 100% काम नहीं करती है, कुछ चीज़ों पर काम करती है। तो याद रखिएगा, द्वंद्व समास में स्त्रीवाचक शब्द पहले आते हैं। इससे भी आप जान सकते हैं कि ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। और शब्दों में अलगाव रहता है, शब्द अलग अलग रहते हैं। और अगर शब्द एक ही हुए तो वहाँ पर द्वंद्व समास नहीं होता। वहाँ पर मैंने आपको बताया है, इस बात को रिमेंबर करिए कि वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, चाहे योजक चिन्ह लगा ही रहे। अगर योजक चिन्ह लगा है, शब्द एक जैसे हैं, तो भी वहाँ अव्ययी भाव समास है। और योजक चिन्ह लगा है, शब्द अलग अलग हैं, चाहे वो अपोजिट हो या नहीं हो, लेकिन शब्द अगर अलग अलग हैं तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ठीक, या समझ में आई बात? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। आइए, दूसरा पॉइंट है हमारा वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या था? समास के, द्वंद्व समास के प्रकार में वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास, आपको इसके नाम से ही लग रहा होगा कि वैकल्पिक द्वंद्व समास क्या होता है। वैकल्पिक द्वंद्व समास का मतलब है कि आपको विकल्प दिया जा रहा है। याद रखिएगा, विकल्प की बात की जा रही है। मतलब चाय पिएंगे कि पानी पिएंगे, आपको विकल्प दिया जा रहा है। आपसे, आपके घर कोई गेस्ट आता है तो नेचुरल आप पूछते हैं कि ठंडा लाए कि गर्म लाए, मतलब विकल्प दिया जा रहा है। यहाँ भी जस्ट अपोजिट, ठंडा या गर्म, मतलब आपको विरोधी भाव के तत्व यहीं पे यूज किए जाएंगे द्वंद्व समास पे। वैकल्पिक द्वंद्व समास में हमेशा विरोधी भाव के तत्व आते हैं, विरोधी भाव के शब्द आते हैं। कौन से आते हैं? विरोधी भाव के शब्द। इंग्लिश में इसे अपोजिट वर्ड कह सकते हैं। ठीक, अगर मैं कहूँ वैकल्पिक द्वंद्व समास में हमेशा विकल्प दिया जाता है, जैसे ठंडा या गर्म, विरोधी भाव के शब्द, मतलब अपोजिट वर्ड आते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास में। मैंने अभी आपसे कहा ना कि द्वंद्व समास में विरोधी भाव के भी तत्व आते हैं और अलग अलग शब्द भी आते हैं, योजक चिन्ह लगे हुए आते हैं, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आपसे पार्ट के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे शब्दों को लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आएगा पाप और पुण्य। मैंने आपको कहा है कि वैकल्पिक द्वंद्व समास में जब हम विग्रह करते हैं तो किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? विग्रह करने पर या और अथवा का लोप होता है। याद रखिएगा, शब्दों के बीच में या और अथवा का लोप होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास में। आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था पाप और पुण्य, इसको तोड़िए तो आप जब इसे तोड़ेंगे तो पाप या पुण्य, पाप या पुण्य। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, पाप या पुण्य। अब अगला हम देखते हैं, जैसे हम कह सकते हैं हार जीत, जस्ट अपोजिट है। अभी मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स लिया था, तो हार या जीत, आपको विकल्प दिया जा रहा है। आप
आपसे अपोजिट वर्ड की बात की जाती है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको समास के लास्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी, तो प्लीज वॉचिंग माय चैनल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। अगला पॉइंट है समाहार द्वंद्व समास। तीसरा पॉइंट है समाहार द्वंद्व समास। इसको विग्रह करने पर मैंने आपसे क्या बताया था, जब इनके समाहार द्वंद्व समास के शब्दों का विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर, समाहार द्वंद्व समास के शब्दों का विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर अथवा, तथा, एवं का लोप होता है। यही बताया है ना मैंने आपको, इन्हीं शब्दों का समाहार में विग्रह करते हैं। लेकिन समाहार शब्द के द्वंद्व समास की एक अलग सी डिफिनेशन है कि इसमें जो शब्द दिया रहता है उसी के अनुसार एक नया अर्थ निकलता है। जैसे जो शब्द दिए रहते हैं, नोट करिए बात को, जो शब्द दिए होते हैं उसी के अनुसार एक नया अर्थ लिया जाता है, एक नया अर्थ निकलता है। मैंने क्या लिखा, जो शब्द दिए रहते हैं, मतलब दो शब्द दिए होंगे जिसके बीच योजक चिन्ह भी अगर लगा होगा तो जो शब्द दिए होते हैं उसी के अनुसार एक नया अर्थ निकलता है, समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहूँ कि हाथ पाव, इसका क्या मतलब निकलेगा, प्लीज कमेंट करके आप बताइए। हाथ पाव, अगर मैं आपसे कह दूं कि कुछ हाथ पाव हिला लिया करो का मतलब है कि कुछ काम कर लिया करो। कभी कभी आप देखा करिए इस बात को कि कभी कभी घरों पे ये कहा जाता है थोड़ा हाथ पाव हिला लिया करो, मतलब कहने का है कि कुछ काम कर लिया करो। तो हाथ और पाव दो शब्द है, मैंने आपसे कहा जो शब्द दिए रहते हैं उसी के अनुसार एक नया अर्थ निकलता है। तो हाथ पाव से यहाँ मतलब ये आएगा कि कुछ नया काम, कुछ काम कर लो घर का। कभी कभी लोग कहते हैं घर में अगर कोई चोर आया तो क्या ले गया, कपड़े लत्ते तक नहीं छोड़ा, मतलब कपड़ा और लत्ता कहा जाता है ना। आप जो नॉर्मली सुने होंगे कि चोर ने कपड़ा लत्ता तक नहीं छोड़ा, इसका मतलब कहने का ये है कि टोटल घर की सफाई कर गया, वो पूरी तरीके से चोरी कर गया। तो कह तो हम इस भाषा में देते हैं लेकिन उसका एक नया सेंस निकलता है। हाथ पाव का मतलब कुछ कार्य करने के संबंध में है, कुछ कार्य करने के संबंध में, और कपड़ा लत्ता का मतलब पूरी धन दौलत, पूरी धन दौलत। याद रखिएगा इस बात को कि मैंने आपसे कहा है कि जो शब्द दिए रहेंगे उसी के अनुसार एक नया अर्थ निकलेगा। जैसे हाथ पांव तो कुछ कार्य करने के संबंध में है, आप थोड़ा अपना हाथ पांव हिला लीजिए। कपड़ा लत्ता चोर लेके गया मतलब सारा सामान चोर लेके गया, घर में कुछ भी नहीं बचा है। तो ये आएगा किस में, समाहार द्वंद्व समास में। जैसे कि हम कहेंगे घर में एक भी कीड़े मकोड़े नहीं हैं, मतलब घर में कोई व्यक्ति नहीं है। कहने का पूरी तरीके से मतलब है कि अगर कोई नया गेस्ट घर में गया और वहाँ पर कोई नहीं मिला तो लोग कहेंगे घर में व्यक्ति नहीं, हमें कीड़े मकोड़े भी नहीं मिले, मतलब पूरा घर साफ था, वहाँ हमें कोई भी नहीं मिला। ठीक, तो ये सेंस आता है, वहाँ भी योजक चिन्ह लगा रहेगा और ये किस में आएगा, द्वंद्व समास में आएगा। ठीक है, तो याद रखिए इस बात को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब मैं आपको आगे बताती हूँ इसके कुछ और उदाहरण। जैसे अब मैं तीनों के उदाहरण नहीं ले रही हूँ, अब मैं केवल द्वंद्व समास में आपको उदाहरण कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने तीनों पार्ट के बारे में बता दिया, अब तीनों का मिक्स करके मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, आप उसको जरा बताइए। जैसे मैं ये लिख दूँ धर्माधर्म,
धर्मा धर्म। इसका क्या मतलब है? धर्मा धर्म। आप इसको कैसे तोड़ेंगे? धर्मा धर्म को अगर आप तोड़ेंगे तो धर्म और अधर्म, और से तोड़ेंगे? कतई नहीं। ये हमारा क्या है? ये हमारा अलग अलग शब्द है, विकल्प वाला शब्द है। तो या से भी तोड़ सकते हैं। कहीं कहीं आपको और लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको भी मैं पूरी तरीके से गलत नहीं कह सकती, क्योंकि आएगा किसमें? तीनों ही पार्ट से अगर कोई भी शब्द आएगा तो आएगा किसमें? द्वंद्व समास में, क्योंकि ये प्रकार किसके हैं? द्वंद्व समास के हैं। तो याद रखिएगा, धर्मा धर्म अगर मैं लूं तो धर्म या अधर्म। ठीक, धर्म या अधर्म। मैं ले लूं अगर पितरौ, देखिए पितरौ, इसको कैसे तोड़ेंगे आप? पिता और, ये कभी भी वैकल्पिक में नहीं आएगा। पितरौ, पिता और पितृ। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। इस तरह से भी शब्द आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर एग्जामिनेशन, बिकॉज अब कभी भी योजक चिन्ह का शब्द नहीं पूछता, अब ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। और आगे के एग्जाम्पल आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो ठीक है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।